हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के डिफरेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। मतलब कि भारतीय संविधान में जो भी आदर्श और उद्देश्य हैं भारतीय संविधान का, उसको कहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उसको मेंशन किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, उसको मेंशन किया गया प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के निर्देशिक तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में, ये सब में इसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास एवं धर्म की उपासना और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका व्याख्या संविधान के मूल अधिकार, राज्य के निर्देशिक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में मिलता है। ठीक है, मतलब प्रियम्बल में जो भी बताया गया है उसका डिटेल कहाँ मिलता है, पूछने का मतलब ये था इस क्वेश्चन का। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान का आत्मा जो है उद्देशिका को कहा जाता है। ठीक है, और यदि यही बात पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका भारत की मतलब कि उद्देशिका को भारत का आत्मा का संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और कहा किसके द्वारा, के मुंशी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक प्रस्तुति क्या थी, क्या जब संविधान लागू किया गया था। तो जैसे हम लोग गणतंत्र हुए कब, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उसके पहले क्या थे, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इस तरीके से। तो उस समय जो हम लोग का स्थिति जो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, जिस दिन लागू हुआ था। उसके पहले हम लोग को डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। उसके पहले ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मतलब 15 अगस्त 47 तक हम लोग की कंट्री का नाम था ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद फिर 15 अगस्त 47 से 26 जनवरी 1950 तक हमारा नाम रहा हमारे कंट्री का डोमिनियन ऑफ इंडिया। और 26 जनवरी 1950 के बाद अभी जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हमारे अभी देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, पासपोर्ट पे देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नामों से किया जाता है। तो हमारे संविधान में मतलब संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम जो भारत और इंडिया दोनों लिखा गया, अनुच्छेद 1 में ही ये बात लिखा गया है। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद किसने कहा था। तो क्वासी फेडरल किसने कहा था। हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है उसको क्वासी फेडरल कहा जाता है, मतलब कि ना यूनिटरी है ना फेडरल है, बीच बीच पे है। तो कहा किसके द्वारा गया था, तो ये कहा गया था जी ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, तो जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे, उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद कहा था। सहकारी संवाद का मतलब हो गया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और जो हम ये बात की क्वासी फेडरल का, तो इसको मतलब अर्ध संघवाद। ठीक है, अर्ध संघवाद या फिर अर्ध परिसंघीय ऐसा कहा जाता है। तो केसी वियर के द्वारा अर्ध संघवाद कहा गया था, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है सहकारी संवाद जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है उसका लैंग्वेज यदि पूछा जाए तो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया, लेकिन लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और प्रियम्बल में 3 वर्ड जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड फ्रांस से लिया गया है। तो ये 3 बात याद रखिएगा प्रियम्बल के रिलेटेड। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है, प्रियम्बल का लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और प्रियम्बल जो 3 वर्ड है फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये तीनों जो है फ्रांस से लिया गया, खास करके फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया। हम भारत के लोग, भारत को ये सब में संविधान में कहाँ बताया गया है, तो काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे बताया गया, संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो 75 में कौन सा संविधान में मतलब 75 तक कौन सम्मिलित नहीं था। तो बंधुत्व था, संप्रभुता था, समानता था, अखंडता नहीं था। तो 3 वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया था 75 में। 42वें संविधान संशोधन के तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 3 वर्ड जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ड जोड़ा गया था। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से मानव है सिद्धांत को सार्वभौमिकता कहा जाता है, यूनिवर्सलिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानवाधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में सेकुलरिज्म का सही अर्थ क्या है।
तो यहाँ पे होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब यही है, ठीक है। इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब कहीं कहीं ये सेकुलरिज्म का जो अर्थ है इंडिया हर कंट्री पे डिपेंड करता है। जैसे कहीं कहीं क्या है कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो ना करें, ये सेकुलरिज्म है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और स्टेट का कोई अपना एक धर्म नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिया का सेकुलरिज्म। तो सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तत्पर ऐसे राष्ट्र है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो कौन जो है भारत के संविधान के उद्देशिका जो प्रियम्बल उसमें नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इतने तरह का स्वतंत्रता है, 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक न्याय हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। तो 3 तरह का न्याय है और स्वतंत्रता कितने तरह का है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है। निम्नलिखित में विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावनाओं को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारा जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये जो है किया गया था AK गोपालन विवाद में, AK गोपालन केस में इस बात को स्वीकार किया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके पहले कई केसों में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं माना गया था। जैसे 1960 में बेरूबारी यूनियन का एक केस हुआ था। बेरूबारी यूनियन केस में मामला उठा था कि प्रियम्बल संविधान का भाग है या कि नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, वहाँ पे बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और यहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आया था केशवानंद भारती केस में। तो यदि पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है कौन से केस से आया है, तो केशवानंद भारती केस से आया था 1973 में। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान जीवन बीमा निगम मामले इसमें सर्वोच्च न्यायालय कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। मतलब कि 73 के बाद जितना भी केस हुआ है हर जगह प्रस्तावना को प्रियम्बल को मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, तो यहाँ पे बताया गया है कि पूछा जा रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, तो हाँ सही है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, सही है। लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, सही है। तो इसका चारों आंसर सही है, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है। अब भारत का कल्याणकारी राज्य जो है संविधान के DPSP में बताया गया, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट होगा, ठीक है। भाग 4 में बात बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो प्रथम अनुच्छेद में ही हमारे मतलब भारत को 2 नाम से जाना गया कि भारत का नाम इंडिया भी होगा और भारत भी होगा। तो भारत संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ ये सम्मिलित होंगे। तो भारत में 3 तरह का स्टेट होगा। एक तो डायरेक्ट जो यूनियन टेरिटरी वाला जो स्टेट होता है, जो डायरेक्ट यूनियन जिसको राज करता है। उसके बाद फिर स्टेट जो नॉर्मली जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सब है। और उसके अलावा फिर यदि कोई भविष्य में कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेता है तो एक्वायर टेरिटरी भी इंडिया का पार्ट होगा, ठीक है। भारत में देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 2 व्यक्ति का नाम यहाँ पे आता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हर कोई जानता है, एक VP मेनन थे, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था, ठीक है, देशी रियासतों को मिलाने में। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 देशी रियासतों को भारत में विलय हो गया और 3 रियासत हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के तहत। तो याद रखिएगा पोलो ऑपरेशन किससे से रिलेटेड है? तो हैदराबाद को इंडिया में मिलाने से रिलेटेड है। पोलो ऑपरेशन एक्चुअली क्यों कहा गया था? क्योंकि हैदराबाद में अभी भी और उससे भी बहुत ज़्यादा पोलो ग्राउंड था। पोलो एक गेम होता है, तो पोलो गेम का जो ग्राउंड था हैदराबाद में बहुत ज़्यादा था, आज भी है, तो इसलिए इसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र यानी कि एक विलय पत्र पे साइन करा करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा के इंडिया में शामिल कराया गया था, ठीक है। इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को VP मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ। भारत में संघ राज्यों की प्रशासन किसके द्वारा की जाती है? तो संघ राज्यों का प्रशासन जो है किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यही था। तो संघ राज्य यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी जो है डायरेक्ट सेंटर के अंदर आता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि कहीं कहीं उपराज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं।
तो संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्यों के प्रशासन व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में एक कमेटी बनाया गया था जिसको एक टास्क बताया गया था कि आप कि आप एक रिपोर्ट दीजिए कि क्या इंडिया में स्टेट का जो डिवाइड है वो लैंग्वेज के आधार पे किया जाने या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बनाया गया था एस के धर कमेटी के, इसमें एस के धर के नेतृत्व में, तो इसलिए इसको धर कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा रिपोर्ट आया था कि इंडिया में जो है लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, हालांकि बाद में इसके बाद फिर 1956 में बना था। हम लोग यहाँ डिटेल देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था। देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। जून 1948 में सरकार ने इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत कमीशन लैंग्वेज प्रोविंस कमीशन की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इसमें अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 48 में अन्य भाषाई प्रांतीय समिति का गठन किया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, पटाभी सीतारमैया। ठीक है, इसलिए इसको JVP समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो धर कमीशन के बाद फिर एक आया था JVP कमीशन। ये भी नहीं माना था कि हाँ लैंग्वेज के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, ये भी बोल दिए थे कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था। ठीक है, तो जब वहाँ पे 1956 में कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए गए थे, 56 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लैंग्वेज के आधार पे, तो कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो JVP कमेटी जो सेटअप हुआ था, पहले धर कमेटी, उसके बाद JVP कमेटी, तो JVP कमेटी के बाद जो है एक फैजल अली कमीशन सेटअप किया था, फैज अली कमीशन। ठीक है, तो फैज अली कमीशन में बताया गया था कि लैंग्वेज के आधार पर बांट देना चाहिए स्टेट को। तो फिर लैंग्वेज के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो इसके तहत 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले धर कमीशन, फिर JVP कमीशन और उसके बाद फिर फैजल अली कमीशन। तो फैजल अली कमीशन में ये बताया गया कि राज्य को जो है लैंग्वेज के आधार पर बांट देना चाहिए। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के गठन के लिए 53 में फैजल अली कमीशन का सेटअप किया गया। इसके 2 अन्य सदस्य KM पनीकर और HN कुंजरू। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के 4 आधार बताए। तो 4 आधार बताया गया था राज्य को पुनर्गठन करने के लिए। पहला था भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, दूसरा था देश की एकता तथा अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। तो एक्चुअली इनके द्वारा कहा गया था कि लैंग्वेज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की एकता मेंटेन हो, मतलब काफ़ी छोटे छोटे राज्य नहीं बना दिए जाएँ। ठीक है, जैसे इंडिया में तो हर 2-3 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 किलोमीटर एक नया राज्य बना दिया जाए। ठीक है, राज्य इतना बड़ा कम से कम होना चाहिए कि अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन कर सके, यानी कि अपने आप इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके पास एक सफिशिएंट टैक्स का अमाउंट आए, है ना। तो यहाँ बताया गया वित्तीय प्रशासनिक एकरूपता, फिर कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। नेक्स्ट है कि आयोग की अनुशंसा के आधार पर 7वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन किया गया था 1956 में राज्य के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, और इसी के आधार भाषा के आधार पर यहाँ पे राज्य का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो सबसे पहले इसके धर कमीशन, उसके बाद JVP कमीशन और उसके बाद फिर है फैजल अली कमीशन। ठीक है, फैजल अली या फैज अली भी कहीं फैजल अली कमीशन, सॉरी। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में नहीं थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संसद में नहीं थे। संसद के द्वारा नए राज्य का गठन किया जाता है। संसद का अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्य का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं तथा नाम को परिवर्तन कर सकता है। किस संविधान संशोधन को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। NCR का दर्जा दिया गया था। ठीक है, NCR एक्चुअली क्या है तो हम आपको यहाँ पे देखते हैं, सही है, B इसका सही आंसर होगा। 69वां मतलब कि अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत क्या था कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है ना, इस तरह से दिल्ली है, इधर हरियाणा है, दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा घेरे हुए हैं, एक तरफ से यूपी है और यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर राजस्थान के साथ लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिल्ली का बॉर्डर किसके साथ लगता है? हरियाणा, यूपी और राजस्थान के साथ। तो ये तो दिल्ली है जो यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे रुके दूसरे कलर को ले लेते हैं, मान लीजिए कि ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर में जो मार्क कर रहे हैं मान लीजिए दिल्ली है। ठीक है, इधर यूपी है और यहाँ पे हरियाणा है और इधर पे राजस्थान है। तो NCR का कॉन्सेप्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा और राजस्थान का कुछ जिला जो है इस तरह से मिला करके, सबसे ज़्यादा जिला हरियाणा का ही है, आई थिंक 12-13 जिला हरियाणा का है, 5 या 6 जिला यूपी का और 2 जिला जो है राजस्थान का, इतना मिला करके एक बड़ा एरिया जो बना उसको हम लोग दिल्ली NCR बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है। ठीक है,
तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में क्या अंतर है हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जितने दूर के सदस्य मतलब कि जितने दूर से चुने जाते हैं वो बस दिल्ली ए वाला रीजन है, बीच में जो गोल वाला रीजन इतने दूर, ये दिल्ली यही है। बाकी यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो इसको यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उधर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर का दर्जा जो है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया था, 91 में आया था, और अनुच्छेद 239A और 239AB, ठीक है, तो जोड़ा गया था। इसमें देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 2000 में 3 स्टेट एक्चुअली बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को काटा गया था मध्य प्रदेश से, झारखंड को बिहार से और उत्तराखंड को यूपी से, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 इसको याद रखिएगा। झारखंड को जो 14 नवंबर को बनाया गया था, 15 नवंबर को बनाया गया था, 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, ठीक है। ये जो ऑप्शन होगा ये झारखंड के लिए हो जाएगा और 1 नवंबर जो छत्तीसगढ़ के लिए हो जाएगा। देखते हैं, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन करता है। तो याद रखिए नए राज्य के गठन के लिए साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि 1/2 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी नहीं, ठीक है। और परंतु इसके संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन यदि नया राज्य बनाना है तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना जरूरी होता है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधित विधि नहीं समझी जाती है। कहने का मतलब हुआ कि 368 में जो भी संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 के अनुसार, तो उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1/2 ही चाहिए, इसलिए इसको 368 का संशोधन नहीं माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन में कहा था, बेरूबारी यूनियन केस हुआ था एक, यदि राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित करना तो साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि जैसे अभी इंडिया में क्या है कि आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस बताया गया। दूसरा कलर ले लेते हैं। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस बताया गया आर्टिकल 368 में, और यहाँ पे बताया गया कि अमेंडमेंट 2 तरीके से होता है। एक होता है 2/3 वोटिंग यानी स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा में, एक होता है 2/3 वोटिंग प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ स्टेट, वहाँ से सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। 2/3 वोटिंग से वो पास हो गया। उसके बाद क्या है, यदि अमेंडमेंट जो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है मतलब जैसे जीएसटी आया था, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है। क्यों? क्योंकि स्टेट का जितना टैक्स है उसको खत्म कर दिया जा रहा था उसमें। मान लीजिए कि इन फ्यूचर चेंज किया जाए कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस चेंज किया जा रहा है, उसका पैटर्न मान लीजिए चेंज किया जा रहा है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य के विधानसभा के मेंबर भी वोट देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 से पास कराना पड़ेगा, तब ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इसको एसेंट दे देंगे कि हाँ बिल एक्ट बन गया। फिर ये बिल जाएगा स्टेट के असेंबली के पास, है ना। अभी हमारे राज्य में, देश में 28 स्टेट हैं, तो सारे स्टेट के असेंबली के पास से जाएगा, और कम से कम तो 15 स्टेट में, अभी की स्थिति के अनुसार कम से कम 15 स्टेट में इसको 1/2 वोटिंग से पास करना है। मतलब कि स्टेट में 1/2 वोटिंग से पास कराया जाएगा, तब जाके अमेंडमेंट माना जाएगा, ठीक है। और नहीं तो और कुछ केस को 2/3 से पास कराना पड़ता है। लेकिन जो आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, जैसे नया राज्य बनाना हो तो आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाता है वो, ठीक है। कहीं विधान परिषद को क्रिएट करना हो तो वो भी आर्टिकल 368 पे नहीं माना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, हाफ वोटिंग मतलब संसद में 1/2 मेजोरिटी से चाहिए पास कराने के लिए, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। तो बेरूबारी यूनियन केस में कहा गया कि यदि इंडिया जो है अपना कुछ ही हिस्सा, ठीक है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी 1960 के आसपास गुजरात के पास बॉर्डरी समझौता हुआ था, उसमें कुछ हिस्सा जो है इंडिया अपना कुछ गांव जो है पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है। उस समय गवर्नमेंट की ऐसी नीति थी कि पाकिस्तान को कुछ गांव ऐसे ही फ्री में दे दिया गया था, ठीक है। डिस्प्यूटेड एरिया था इसलिए। तो वहाँ पे एक केस निकल कर आया था कि यदि आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है, अब मतलब कि आप इंडिया का कुछ हिस्सा किसी दूसरे कंट्री को दे रहे हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल 368 का माना जाएगा। वहाँ पे जो अमेंडमेंट करना, पहले संविधान में अमेंडमेंट करना होगा। मान लीजिए कि यदि इन फ्यूचर अपने देश का कुछ हिस्सा जो, मान लीजिए कि किसी भी बाउंड्री पे 10 किलोमीटर स्क्वायर का कोई एरिया जो है हम लोग किसी दूसरे कंट्री को दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से दे रहे हैं तो उसके देने के पहले हम लोग को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो 368 का संशोधन माना जाएगा, और 2/3 से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि बाउंड्री समझौता हो रहा है, लेकिन मतलब कि हम लोग कुछ दे भी रहे हैं और कुछ ले भी रहे हैं, बाउंड्री का समझौता होगा तो यही होगा ना कि मान लीजिए कि अभी बाउंड्री ऐसे है, उसको किसी दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ऐसे डिफाइन किया जाएगा, तो हम लोग कुछ हिस्सा देते भी है। मान लीजिए कि 5 गांव ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 5 गांव उधर से भी आ रहा है, या 3 गांव ही उधर से आएगा, कुछ तो आएगा, मतलब कि आदान और प्रदान दोनों वहाँ पे होगा। तो उसको जो है बाउंड्री डिस्प्यूट को हम लोग 368 का
अमेंडमेंट नहीं मानते हैं, मतलब वहाँ पे 1/2 वोटिंग चाहिए। लेकिन यदि हम लोग कुछ हिस्सा ऐसे ही दे रहे यूनिलेटरली, मतलब इधर से दे रहे हैं उधर से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको 368 का अमेंडमेंट माना जाता है। तो ये कहा गया था बेरूबार यूनियन मामले में, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है भारत के संघ में किसी राज्य को शक्ति प्रवेश करने की शक्ति। जैसे सिक्किम पहले इंडिया का स्टेट नहीं था, 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया का स्टेट बन गया था, है ना, तो संसद को प्राप्त है। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो उस समय 29 हो गया था, हालांकि फिर जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद 28 हो गया, ठीक है। तेलंगाना गठन 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ पे बताना है कि कौन सा राज्य पहले आया था, कौन सा राज्य बाद में आया था। तो याद रखिए कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे बनने वाला था। तो जो भी होगा 1 से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना है। तो या तो ये होगा या फिर 1324 होगा। सिक्किम सबसे लास्ट में होगा, 1975 में सिक्किम बना था, तो दोनों जगह है। तो यानी कि यहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली याद होना चाहिए कि हिमाचल पहले बना था कि हरियाणा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका हिमाचल पहले बना था तो 1 के बाद हो जाए, सॉरी हरियाणा पहले बना था तो 1 के बाद 324, तो 1324 बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो भारत में राज्यों का गठन क्रमत निम्नलिखित है। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1953, हरियाणा 66, हिमाचल 71 और सिक्किम 75, ठीक है। फिर उसके बाद फिर और यहाँ आरोही क्रम में सजाना है, कौन राज्य पहले बना था कौन बाद में। तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। इसमें सब जो है उधर का ही स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। जैसे नागालैंड के बारे में देखते हैं तो 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 72, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी 87 को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन। और जो पाकिस्तान के पास अभी खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, मतलब कि यहाँ जैसे हमारे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ जो पतला वाला इलाका उसका है, इस वाले रीजन को NWFA बोला जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन। अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोला जाता था, NEFA, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किसका गठन हुआ था? तो अभी हम बताएं आंध्र प्रदेश का हुआ था। एक्चुअली इसके लिए एक आदमी का मृत्यु हो गया था आंदोलन करते हुए, पोटी श्रीराम मुल्लू को 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण। तो इसके कारण से वहाँ पे इसको बना दिया गया था और मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था तेलुगु भाषा वाले क्षेत्र को, ठीक है। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें देगी? तो यूनियन टेरिटरी के लिए लोकसभा में 20 स्टेट है, तो याद रखिएगा 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, 552। उसमें 530 जो है स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 आते हैं नॉमिनेटेड। हालांकि अब नॉमिनेटेड को हटा दिया गया है, ठीक है। तो आज के MCQ में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।